तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही रोज में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुक्मरान इस वक्त कौम के पैसे से, सरकारी खजाने से अपने मेंबरान को मुल्क से बाहर भेज रही है। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी अदम एतमाद के हवाले से क्या 100% एतमाद में हैं, वो भी देख लीजिए। हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। जहां तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन 100% नहीं हम कह सकते कि ये कामयाब होगी। इमरान साहब, ये क्या वजह है, अभी भी कुछ डाउटफुल है ऑपोजिशन, या फिर आप समझते हैं कि जानबूझ के कार्ड शो नहीं किए जा रहे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जानबूझ के कार्ड शो नहीं किए जा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी वक्त तक हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब असेंबली में अंदर आपके पता चल जाएगा कि भाई इतने नंबर्स आ गए। आखिर वक्त तक देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। अभी भी आप ये देखें, जैसे लाली साहब फरमा रहे थे शुरू में कि जनाब कुछ लोग हैं हुकूमत के जो अपोजिशन के साथ या नून लीग के साथ हैं। बहुत सारे लोग मैं खुद जाती तौर पे जानता हूँ जो उनके साथ राब्ते में हैं, अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी। इसी तरह इत्तेहादी हैं, मसलन काफ लीग आप देखें, उसने दोनों में से किसी को भी लाल झंडी नहीं दिखाई, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, पता उसी वक्त लगेगा। फैसला क्या हुआ है? कल बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत भी हुई है, फजल रहमान साहब की भी, नवाज शरीफ साहब की। तय क्या किया इन्होंने? तय ये हुआ जी, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक, पहले असल में इस पे डेडलॉक था, ये बात तो तय थी कि तहरीक अदम एतमाद आनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये डेडलॉक जरूर था कि पहले प्राइम मिनिस्टर पे करना या स्पीकर के खिलाफ। तो फिर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ही पहले तहरीक लाने का फैसला किया गया और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जो आपस में गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इन सारी बातों से आसिफ अली जरदारी को भी फ़ोन करके आगाह किया। उन्होंने ये तय किया कि एक तो फौरी, जब क्योंकि बिलावल का मुतालबा ये था कि जब हम इस्लामाबाद पहुंच जाए तो फिर तहरीक लाई जाए, क्योंकि वो अपना ये इलेक्शन शो कर रहे हैं, जो पूरा ये अवामी मार्च है वो पंजाब में अपने मोबिलाइज कर रहे हैं वोटर को। उसी तरह अब इससे कुछ हासिल हुआ है वैसे, आप समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का कारकुन, हाँ जी, पीपल्स पार्टी का कारकुन चार्ज तो हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सेंट्रल पंजाब में उस तरह से उनको कोई कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिले। यहाँ वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा। अब लेकिन ये ज़रूर है कि मियाँ नवाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो 3-4 अहम चीज़ें थी जिन पे डेड लॉक था वो ख़त्म हो गई हैं। एक तरीके अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले लाई जाए, इस पर फैसला हो गया। फिर उसके बाद पंजाब, अब ये भी फैसला हो गया इस गुफ्तगू में कि दूसरे नंबर पर फिर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और जो पीपल्स पार्टी का ये मामला था कि पहले आप ले आए। और सबसे अहम बात ये है जो मैं आपको बता दूं, जो कल इस पे भी उन्होंने दोनों ने रजामंदी का इजहार किया है कि जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मौलाना फजलुर रहमान ने गो हेड दे दिया है कि पीपल्स पार्टी मान गई है, हम फौरी तौर पे इसमें करके 3-4 महीनों में इलेक्शन करवा। ठीक हो गया जी। लाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अदम एतमाद के हवाले से? अब आप समझते हैं कि ऑपोजिशन सारी अब एक पेज पर आ गई है और तमाम जो ऐसे सवालात थे जिन पर कुछ इत्तेफाक नहीं हो रहा था, अब वो सारे मामलात रिजॉल्व हो गए इनके? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता और ना मैं गेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने तकरीरों में ये जब जा रहा था मार्च पे कुछ ऐसी चीज़ें कहा है जिस पे मेरे ख्याल में कोई क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। पहले तो बात आप सुनते रहते हैं कि वो बार बार कहता है क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते हो और इलेक्शन पे जाते हो। भाई, अगर ये समझता है कि ये है बहादुरी इस्तीफ़ा देने एंड कॉल फॉर इलेक्शंस, तो वो क्यों नहीं इस्तीफ़ा देता है सिंध में, और वो क्यों नहीं जाता है इलेक्शंस के लिए? क्या वजह क्या है? दूसरी बात,
ये कहता है कि ऑरेंज ट्रेन मेरे बाप ने आइडिया दिया और मेट्रो जो लाहौर में है और जो मेट्रो मुल्तान में है वो भी पीपीपी ने पहले सोचा या कुछ किया या इम्प्लीमेंट। तो भाई बिल्कुल सही है, शायद आप सही कहते हो। हमें एक आइडिया देना जो आपने सिंध में सोचा है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये तो बताएं हमें। आपने ना पानी इधर को दिया है, ना वैक्सीन रेबीज का अस्पताल में मिलते हैं, ना कुछ एरियाज में खाना मिलता है। 40 साल पीछे है पूरा सिंध द रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन से। उसके बारे में तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि क्या किया है आपने? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि कराची से 1 ट्रिलियन रुपीस आप लेते हैं, 1 ट्रिलियन रुपीस, और कराची की हालत देखें। तो ये बातें अगर ये आप हमें, और ये कहता है कि मेरे साथ लोग हैं 30-30 लाख, पता नहीं कितना 30-30 हज़ार दिया हुआ है। आप देख रहे हैं जिधर ये जाता है तंबू लगे हुए हैं रात के। व्हाट डज इट मीन कि तंबू जब लगे होते हैं रात में? उसका मतलब ये होता है कि वो जिनको पैसे दे के लाया है उनको सुला रहा है उधर। नहीं तो लोकल तो तंबू में तो नहीं सोते हैं ना। तो देखिए इस किस्म की चीजें हो रही हैं, इनको थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करें। दीज स्पीचेस, ये क्या गेस वर्क, क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। आई एम नॉट अ सूट। लेकिन खबर भी होती है ना हिलाल साहब, जैसे आपने पहले शुरू में दे दी। लेकिन एनीवेज हुकूमत अपने, इमरान साहब जाहिर है कि दावे कर रही है और अपोजिशन अपने दावे कर रही है। ये तो अब ऐन वक्त पर ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी मैदान में उतरे, आज मेलसी में भी किया है। जहांगीर खान तरीन जो हैं वो भी फिलहाल रुक गए और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ से उनकी वहाँ मुलाकात भी हुई है। जहांगीर खान तरीन साहब का जो फैक्टर है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जहांगीर खान तरीन को फैक्टर को समझने के लिए पहले आप इस बात को समझ लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो किस तबीयत के आदमी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी वो जो सोच लेते थे फिर उससे बाज नहीं आते थे। वो एग्रेसिव प्लेयर हैं। अब उन्होंने ये मेलसी वाला जो जलसा और जनूबी पंजाब के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया है, असल में ये सारी गेम जहांगीर तरीन के लिए भी एक, आप समझ लें, धमाका है, उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए पैगाम है, उनके लिए एक वार्निंग है। हाँ, उनके लिए वार्निंग ये है कि जनाब हमें जहांगीर तरीन साहब आपके जाने से कोई सरोकार नहीं है, आप जाएं 100 दफ़ा जाएं, तो हम ये जो लोग हैं हम आपके बगैर भी यहाँ जनूबी पंजाब में कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब ये फैसला कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन में वो जब भी हों, 2022 में हो, 2023 में हो, वो इलेक्टेबल्स के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्टेबल्स, हाँ, वो कहते हैं कि जी अपनी जो किचन कैबिनेट की मीटिंग है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अंदरूनी ज़राए हैं, मैं आपको उनके हवाले से खबर दे रहा हूँ, क्या सराय नहीं कर रहा। खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म बारखा इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि अब वो अपने जो लोग हैं उनके पीटीआई के, उनको टिकट देंगे चाहे वो जीते या हारे। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि उनको इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अब ये इस बात पे बजीद हैं कि वो यही करेंगे। इसलिए उन्होंने ये जनूबी पंजाब में एक तरह से जहांगीर खान तरीन को भी मैसेज देने के लिए सारा कुछ किया। लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दें कि शेख रशीद साहब ने भी आज एक ऑफ़र की है अपोजिशन को कि जनाब अगली इलेक्शन आप चाहते हैं तो आए बैठे, इस पर भी मिलकर बातचीत हो सकती है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है अपोजिशन का? देखिए, शेख रशीद साहब जो है ना, वो भी आपको पता, मैं हमेशा कहता हूँ बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनकी रसाई भी काफ़ी जगह पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शेख रशीद साहब ने ये बात की है तो हो सकता है उन्हें कहीं से कहा गया हो कि आप ये बात कर लें, और कोई ये ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन इस पे बैठ जाए। और अपोजिशन का भी मुतालबा तो यही है ना कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ 6-8 महीने पहले की बात कर रहे हैं। सुन लें मेरी बात, अगली इलेक्शन जो है ना, तो अब भी अगर 4 महीने बाद हों इलेक्शन तो बाकी देर कितनी रह जाती है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी सियासत। ठीक हो गया, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, करते हैं FATF के पता नहीं मुतालबात हैं, ये शैतान की आंत है, हम पूरे करते करते थकते चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकल नहीं रहा है पाकिस्तान। और अब सिर्फ एक ही नुक्ता रह गया था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आखिर ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पाकिस्तान को कोई ख़ास सज़ा दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, या फिर अभी काम वाकई हमारे करने वाले बाकी